दोनों कमांडोज भारतीय फौजी की वर्दियों में तेज तेज चल पड़े। जैसा कि शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा था, 150 कदम चलने के बाद दाएं जानिब उन्हें काम्बे बंदरगाह का गेट दिखाई दिया। जैसे ही वो गेट की तरफ मुड़े, एक तरफ दरख्तों के पीछे से 2 सिविलियन लिबास वाले आदमी निकलकर सामने आ गए। ये दोनों इंटेलिजेंस के आदमी थे। दोनों फौजी अफसरों को देखकर उन्होंने हाथ उठाकर सिविलियन तरीके से सैल्यूट किया। इमरान ने तेज आवाज में कहा, तुम सिविलियन इधर क्या करता फिरता है? तुम्हें मालूम नहीं ये सिक्योरिटी जोन है? दोनों में से एक इंटेलिजेंस वाले ने कहा, सर हमारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से ही है, आपको देखकर सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं, आप बेफिक्र रहें, इस तरफ कोई सिविलियन नहीं आ सकता। वो बोला, ठीक है, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करो, कम ऑन कैप्टन सेठी। और दोनों फौजी अंदाज में चलते गेट की तरफ बढ़े। गेट पर आमने सामने मुसल्ला फौजी पहरा दे रहे थे। उन्होंने दोनों फौजी अफसरों को अपनी तरफ आते देखा तो एकदम से अटेंशन हो गए। जोर से एड़ियां बजाकर ताजीम बजा लाए, क्योंकि फौजी जब ड्यूटी दे रहा होता है तो उसे सैल्यूट करने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ एड़ियां बजाकर ताजीम बजा लाता है। इमरान ने रोबदार आवाज में फौजियों से पूछा, जवान सब ठीक है? दोनों सिपाहियों ने बैक जबान कहा, सब ठीक है साहब। इमरान यानी कर्नल त्रिपाठी ने एक सिपाही को हुक्म दिया, जहाज के कप्तान को जाकर रिपोर्ट करो कि अंबाला छावनी से कर्नल त्रिपाठी और सेठी 7 आर्टिलरी रेजिमेंट जहाज के मुआयने को आया है, डबल से। सिपाही मार्च करता जहाज की तरफ बढ़ा जो सामने गोदी के साथ लगा हुआ था। वो बहुत बड़ा जहाज था। एक तरफ रैंप लगा था जहां से गोदी के कुली कुछ सामान उठा रहे थे और कुछ सामान जहाज पर चढ़ा रहे थे। जहाज के अमले के 2 आदमी वर्दियों में मलबूस अरशे के जंगले पर झुककर खड़े नीचे देख रहे थे। 2 फौजी अफसरों को जहाज की तरफ आता देखकर वो जल्दी से सीधे होकर खड़े हो गए। जहाज के दरमियान में गोल्डन रेलिंग वाली सीढ़ी लगी हुई थी। फौजी जवान जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर जहाज की तीसरी मंजिल वाले अरशे पर चला गया। जिब्रान ने आहिस्ता से कहा, ऊपर 1-2 फौजी अफसर जरूर होंगे। इमरान ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो जहाज की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और बेद को बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पर बजाते हुए ऊपर देखने लगा। दूसरे लम्हे एक भारी भरकम आदमी कप्तान की सफेद वर्दी पहने, सर पर कैप्टन की टोपी जमाए फौजी जवान के साथ नमूदार हुआ। उसने जीने के पास 2 फौजी अफसरों को देखा तो जल्दी से अपने आप को संभालता नीचे उतरा और इमरान और जिब्रान को सल्यूट करके बोला, सर। इमरान ने बारोब आवाज में कहा, मैं कर्नल M.K. त्रिपाठी हूँ, 7 आर्टिलरी रेजिमेंट और ये कैप्टन देविंदर सेठी है। क्या जहाज पर सब ठीक है? जहाज के कप्तान ने दोनों से बारी बारी हाथ मिलाते हुए अंग्रेजी में कहा, सब ठीक है सर, ऊपर आ जाएं प्लीज। हमें कल ही आपके आने का टेलेक्स मिला था। मैं जहाज का कैप्टन गोमेज हूँ। जो फौजी सिपाही कप्तान को बुलाकर लाया था उसने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया और गेट पर ड्यूटी देने चला गया। उस वक्त वो अपनी ड्यूटी की जगह पर नहीं था, इसलिए उसने कर्नल और कैप्टन को सैल्यूट किया था। इस दौरान जहाज का कप्तान गोमेज, कर्नल त्रिपाठी और कैप्टन देविंदर सेठी यानी इमरान और जिब्रान को साथ लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था और साथ साथ बातें भी करता जा रहा था। जैसा कि शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने बताया था, जहाज का कप्तान गुआनी था और उसका रंग गहरा सांवला था। तोन सफेद निकर में से बाहर निकली हुई थी। वो बेतकान अंग्रेजी बोलता रहा। वो इमरान और जिब्रान को अपने कप्तान के कैबिन में ले जाने लगा तो इमरान ने कहा, पहले हम एमुनेशन का मुआयना करेंगे जिसके लिए हमें आर्मी हेडक्वार्टर के जनरल सुंदर जी ने भेजा है। कप्तान गोमेज ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा, सर 1-2 पैग ही पी लीजिए, आप थके हुए हैं। इमरान ने तनी हुई गर्दन के साथ तेज लहजे में कहा, नो कैप्टन, हम ड्यूटी पर ड्रिंक को हाथ नहीं लगाते। जहाज के गुआनी कप्तान ने फौरन माजरत पेश की, सॉरी कर्नल, आई एम सॉरी। कैप्टन सेठी यानी जिब्रान ने कप्तान से अंग्रेजी में कहा, हमें निचली मंजिल में ले चलो जहां एमुनेशन है। हमें 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी चेकिंग करके हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजनी है। जहाज के कप्तान ने कहा, ओके सर, प्लीज मेरे साथ आइए। जहाज के कप्तान को उन दोनों पर कैसे शक पड़ सकता था? शाहजी की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान गोमेज को कल ही एक फौजी टेलेक्स मिला था जिसमें कहा गया था कि 2 आला रैंक के अफसर जहाज के मुआयने को आ रहे हैं, उनको हर तरह की सहूलत वहां पहुंचाई जाए। शाहजी की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। इमरान और जिब्रान फुल फौजी अफसरों की वर्दियों में थे। कप्तान गोमेज निचले डेक की सीढ़ियां उतरने लगा। इमरान ने कप्तान गोमेज को राजदारी में लेते हुए पूछा, यहाँ सिवाय स्टाफ के और किसी को मालूम तो नहीं हुआ कि जहाज पर एमुनेशन आया है? कप्तान गोमेज ने इमरान के करीब होकर उससे ज्यादा राजदारी के साथ कहा, नो सर, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने एमुनेशन की किसी को हवा तक नहीं लगने दी। उसी वक्त इमरान ने अपने दिल में कहा, अब देखना थोड़ी देर के बाद इसको कितनी हवा लगती है। जिब्रान ने जहाज की तंग राहदारी में गुजरते हुए कप्तान को मुखातिब करके तल्ख लहजे में कहा, तुम लोगों का यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम बड़ा नाकिस है। कप्तान गोमेज माजरत खा अंदाज में बोला, सर
गोदी के चारों तरफ हमारी नेवी की और आर्मी की इंटेलिजेंस फैली हुई है। कर्नल त्रिपाठी यानी इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, ये सब गधे हैं इंटेलिजेंस वाले, हमें रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया, हम हाई कमान को इसकी रिपोर्ट करेगा। जहाज का कप्तान खिसियाना होकर टोपी उतार कर सर खुजाने लगा, फिर सर पर दोबारा टोपी जमाई और तीसरी मंजिल की सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, जहां एक फौजी जवान लाइट मशीन गन हाथ में लिए अटेंशन खड़ा पहरा दे रहा था। 2 फौजी अफसरों को कप्तान के साथ आता देखकर उसने जोर से अपनी एड़ियां बजाईं और ज्यादा अटेंशन होकर खड़ा हो गया। जहाज के कप्तान ने अपने कैबिन से चाबियों का चमकीला गुच्छा ले लिया, उसमें एमुनिशन स्टोर के ताले की चाबी भी थी। इमरान को इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास था कि वो शेर के हलाकत खेज नोकीले दांतों वाले जबड़े के अंदर चल फिर रहा है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था और उनका भांडा फूट सकता था और वो पकड़े जा सकते थे। अंबाला छावनी, मीरठ या दिल्ली की हाई कमान से इस किस्म का टेलेक्स भी आ सकता था कि एमुनिशन की चेकिंग करने वाले फौजी अफसर आज नहीं पहुंचेंगे, वो कल जहाज पर पहुंच जाएंगे। ये भी हो सकता था कि असली फौजी अफसर अचानक पहुंच जाएं। इसलिए शाहजी ने दोनों को सख्त ताकीद की थी कि हर काम तेजी से करना, 1 सेकंड भी जाया न करना और 1 घंटे के अंदर अंदर जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट लगा देना और एमुनिशन स्टोर में बम प्लांट करके फौरन वहां से निकलने की कोशिश करना। इमरान ऐसा ही कर रहा था। जैसे ही एमुनिशन स्टोर या गोदाम का दरवाजा खुला, कर्नल त्रिपाठी यानी इमरान ने कप्तान गोमेज से कहा, अपना एमुनिशन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जहाज की 2 मंजिलों में रखा गया है। जहाज का कप्तान फौरन बोला, सर इसके ऊपर भी 1 मंजिल में एमुनिशन स्टोर किया हुआ है, उसके बाद आप ऊपर गोदाम की चेकिंग कीजिएगा। इमरान ने कहा, ओके, तुम यहाँ बाहर ही ठहरो, हम किसी सिविलियन को एमुनिशन स्टोर में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। इमरान ने जहाज के कप्तान को बाहर रुकने का ऑर्डर दिया। कप्तान ने बड़ी बरखुरदारी से कहा, ओके सर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इमरान ने उस फौजी जवान को जो पहरा दे रहा था फौजी अंदाज में कहा, तुम जवान उधर अटेंशन होकर खड़ा रहेगा, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। फौजी जवान ने एड़ियां बजाकर कहा, यस सर। इमरान ने जिब्रान को साथ लिया और गोदाम में दाखिल हो गया। बाहर पहरा देते फौजी जवान ने दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। गोदाम में बिजली के 2 बल्ब जल रहे थे। उनकी रोशनी में इमरान और जिब्रान ने देखा कि सारा गोदाम मुख्तलिफ किस्म के फौजी असलहा और मिसाइलों और बमों और हैंड ग्रेनेडों और गोला बारूद के ड्रमों से भरा हुआ था। उन्होंने चल फिर कर यूं ही उन चीजों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान में इमरान ने अपनी फौजी बुशर्ट की जेब में से इंतहाई ताकतवर स्टेनलेस स्टील की नलकी वाला टाइम बम निकालकर हाथ में छुपा लिया था। एक जगह दस्ती बमों और मिसाइलों के ढेर लगे हुए थे। जिब्रान ने उनकी तरफ इशारा किया। इमरान ने हैंड ग्रेनेडों के ढेर के अंदर बड़े आराम से बम रख दिया। उसने उसका बटन नहीं दबाया था। वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहते थे, कुछ नहीं तो चेकिंग के बहाने उन्हें 10 मिनट वहां जरूर लगाने चाहिए थे। इमरान चाहता था कि ये 10 मिनट गुजरने के बाद वो टाइम बम का बटन दबाए ताकि उन्हें जहाज से निकलने और जहाज से ज्यादा दूर होने के लिए मजीद 10 मिनट मिल जाएं। जिब्रान ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है हमें अब निकल जाना चाहिए, हमारा यहाँ ज्यादा देर ठहरे रहना हमें किसी मुसीबत में भी फंसा सकता है। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ 5 मिनट और ठहरेंगे। ये 5 मिनट उन्होंने गोदाम में असलहा और गोला बारूद के जखीरों के दरमियान घूम फिर कर गुजार दिए। इमरान ने जिब्रान से कहा, ऊपर वाले गोदाम में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, नीचे वाला गोदाम ऊपर वाले गोदाम को भी उड़ा देगा, अब निकल चलो। वो फौजी अंदाज में तेज तेज चलते स्टोर से बाहर आ गए। बाहर आते ही इमरान ने कप्तान गोमेज से कहा, ओके कैप्टन, हर शय ठीक हालत में है। ये बताने की जरूरत नहीं कि बाहर निकलते वक्त इमरान ने दस्ती बमों के ढेर में छुपाए हुए टाइम बम का नन्हा सा नुक्ता दबा दिया था और टाइम बम के अंदर लगा हुआ छोटा सा क्लॉक चल पड़ा था। ठीक 25 मिनट के बाद बम ने फट कर जहाज को धमाके से उड़ा देना था। कप्तान गोमेज ने कहा, सर अब ऊपर वाले स्टोर की भी चेकिंग कर लें। इमरान ने कप्तान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अंग्रेजी में कहा, वेल कैप्टन गोमेज, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत ड्यूटीफुल ऑफिसर हैं। अब ऊपर वाले स्टोर को चेक करने की जरूरत नहीं, हम अभी जाकर हाई कमांड को रिपोर्ट भिजवा देगा। अब हम चलता है, इस ख्याल से कि जहाज पर किसी को शक न पड़े वो ज्यादा तेज भी वापस नहीं जा सकते थे। बस जिस रफ्तार से आए थे उसी रफ्तार से चलते हुए वो दरमियाने अरशे के जीने के पास आ गए। इमरान और जिब्रान ने टाइम बम का बटन दबाने के साथ ही अपनी अपनी घड़ियों को चेक कर लिया था और अब 1-1 मिनट का हिसाब कर रहे थे। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, फिर भी वो ज्यादा तेजी दिखाकर जहाज के कप्तान को खामखा शक में नहीं डालना चाहते थे। जहाज का कप्तान उन्हें गोदी के गेट तक छोड़ने आया। गेट के बाहर उसने कोई फौजी जीप वगैरह न देखी तो इमरान से कहा, सर आपकी गाड़ी अगर अभी तक नहीं आई तो मैं अपनी गाड़ी मंगवा देता हूँ।
इमरान ने कहा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इस तरफ आर्मी की गाड़ी दिन के वक्त नहीं लाना चाहते। हाँ, आप अपनी गाड़ी भिजवा दें। कप्तान की छोटी मारुति गाड़ी गोदी पर ही एक तरफ खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर कुछ फासले पर खड़े सफेद वर्दी वाले पेटी ऑफिसर को इशारा किया। उसने फौरन गाड़ी भिजवा दी। इमरान ने और जिब्रान ने जहाज के कप्तान से हाथ मिलाया और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी फौरन चल पड़ी। इमरान ने ड्राइवर से कहा, जवान गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी हेडक्वार्टर पहुंचना है। मर्चेंट नेवी के वर्दीपोश ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। इमरान ने ड्राइवर की तरफ देखकर सोचा, कुदरत उस ड्राइवर पर मेहरबान हो गई है जो उसे जहन्नम में से निकाल कर ले आई थी। वहां थोड़ी देर के बाद जहन्नम के शोले बुलंद होने वाले थे। अब ये नेवी के उस ड्राइवर की किस्मत थी कि ये अभी 10-12 मिनट तक गोदी पर वापस न जाए। इमरान ड्राइवर को ज्यादा देर तक अपने साथ भी नहीं रख सकता था, क्योंकि कुछ देर के बाद गोदी में कयामत खेज धमाके होने वाले थे। वो गोदी से ज्यादा दूर होते जा रहे थे। आखिर एक जगह पहुंचकर इमरान ने ड्राइवर से कहा, जवान गाड़ी रोको, हम इधर उतरेगा। ड्राइवर ने सड़क के एक तरफ उतार कर गाड़ी रोक दी। इमरान और जिब्रान उतर गए। उन्होंने अपनी अपनी घड़ी पर वक्त देखा। बम के फटने और उसके बाद सारे जहाज के फटने में सिर्फ 7 मिनट रह गए थे। नेवी के ड्राइवर ने कहा, सर मैं जाऊं या इधर आपका इंतजार करूं? इमरान के दिल में एक ख्याल आया। उसने ड्राइवर से पूछा, जवान तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े अदब से कहा, सर मेरा नाम गुलाम कादिर है, मैं उड़ी जिला जम्मू का रहने वाला हूँ। इमरान ने उसको एक बोगस यानी फर्जी टेलीफोन नंबर कागज पर लिख कर दिया और हुक्म देने के अंदाज में कहा, गुलाम कादिर इधर से तुम वापस गोदी पर नहीं जाएगा, तुम इधर से सीधा शहर के बड़े डाक खाने में जाएगा, वहां से इस नंबर पर फोन करेगा। उधर से कैप्टन तिवाड़ी बोलेगा, तुम उसे बताएगा कि कर्नल साहब ने जहाज का मुआयना कर लिया है और वो हेडक्वार्टर वापस आ रहा है। अगर नंबर एंगेज मिला तो उस वक्त तक तुम फोन करता रहेगा जब तक दूसरी तरफ से कैप्टन तिवाड़ी नहीं बोलेगा। ये ऑर्डर है, ओके? वो बोला, ओके सर। उसने फर्जी टेलीफोन नंबर वाला कागज जेब में रख लिया और सैल्यूट करके गाड़ी को जहाज की गोदी की तरफ ले जाने के बजाय शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दिया। जिब्रान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान मैं समझ गया हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इमरान बोला, मैं नहीं चाहता था कि जहाज के साथ उस ड्राइवर के भी परखचे उड़ जाएं। वक्त बहुत थोड़ा है, हमें अब दूसरी तरफ से होकर समंदर के दलदली इलाके की तरफ जाना होगा। यहाँ ज्यादा देर रहना दुरुस्त नहीं। दोनों बंदरगाह की मुखालिफ समत को चल पड़े। चलते चलते वो थोड़ी देर के बाद घड़ियों पर निगाह डाल लेते। जब 25 मिनट गुजरने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए तो इमरान बोला, इस चट्टान के पीछे आ जाओ। अगर टाइम बम ने धोखा न दिया तो 2 मिनट के बाद वो फट जाएगा। समंदर का शुमाली मशरकी दलदली इलाका शुरू हो चुका था। यहाँ कहीं कहीं चट्टानें जमीन से बाहर निकली हुई थी। वो एक चट्टान की ओट में होकर बैठ गए। दोनों के दिलों की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज हो गई थी। बम फटने में सिर्फ 15 सेकंड रह गए थे। इमरान सेकंड गिनने लगा। 15 सेकंड पूरे हो गए मगर कोई धमाका न हुआ। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। जिब्रान बोला, जलजला रहा है। ये जुमला अभी जिब्रान के मुंह में ही था कि एक ऐसा धमाका हुआ कि जैसे 10-12 आतिशफिशां पहाड़ एक साथ फट पड़े हों। उसके बाद दूसरा धमाका हुआ। ये पहले धमाके से ज्यादा दहशतनाक और कयामत खेज था। जमीन को झटके लग रहे थे। दोनों जमीन पर औंधे लेट गए थे। उनके ऊपर से फटते बमों और मिसाइलों और जहाज के टुकड़े चीखते शोर मचाते गुजर रहे थे। बंदरगाह की तरफ आसमान आग और धुएं में सुर्ख और स्याह हो रहा था। इमरान ने कहा, ये दूसरा धमाका जहाज की ऊपर वाली मंजिल के एमुनिशन का था। जिब्रान ने मुंह में रुमाल ठूस लिया। जमीन थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे लरज रही थी जैसे करीब ही बमबार तैयारे मुसलसल बम गिरा रहे हों। छोटे बड़े धमाके हो रहे थे। इमरान ने कहा, उठो और यहाँ से निकल चलो। दोनों उठे और उन्होंने बंदरगाह से हटकर शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। जिब्रान बोला, हमें शाजी के गोदाम की तरफ जाना चाहिए। वो जगह बंदरगाह से काफी फासले पर है और महफूज भी। इमरान ने कहा, हम उधर ही जा रहे हैं, लेकिन हम एक लंबा चक्कर काट कर जाएंगे। ये सारा रास्ता मेरी नजरों में है। धमाकों की शिद्दत कम हो गई थी। बंदरगाह की समत आसमान आग के शोलों में सुर्ख हो रहा था। जिब्रान कहने लगा, शाहजी ने बड़ा कारगर बम हमें दिया था। हमने बड़ी जल्दी टारगेट को मार लिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इमरान बोला, अगर जहाज के कप्तान को अंबाला छावनी से टेलेक्स न मिला होता तो मामला दूसरा होता। फिर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते थे। जिब्रान ने कहा, शाहजी ने कहा था कि हम अपनी वर्दियां दलदल में दबा देंगे, मगर हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। वर्दियां दलदल में दबा दें तो क्या हम शाहजी के गोदाम तक नंगे जाएंगे? इमरान बोला, इस वक्त ऐसा ना तो मुझे ख्याल आया है और ना शाहजी ने कहा कि दूसरे कपड़े साथ ले जाना और इन्हें किसी जगह छुपा देना। जिब्रान ने पूछा, फिर क्या करें? इमरान बोला, अब गोदाम में जाकर ही दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। जिब्रान बोला, चौकीदार हमें फौजी वर्दी में देखकर क्या सोचेगा? जिब्रान के इस खदशे के इजहार पर इमरान ने कहा, बूढ़ा चौकीदार शाहजी के भरोसे का आदमी है।
मुसलमान है और एक मुद्दत से शाहजी की खिदमत कर रहा है। हो सकता है उसे तमाम हालात का इल्म हो, इल्म ना भी हो, जब भी वो किसी के आगे जबान नहीं खोलेगा। एक लंबा चक्कर काटकर वो शाहजी उर्फ चंद्रकांत के गोदाम में पहुंचे तो चौकीदार वहां पर मौजूद नहीं था। चाबी वो एक जगह छुपा कर रख देते। इमरान ने खुफिया जगह से चाबी निकालकर कोठरी नुमा कमरे का ताला खोला और कमरे में आते ही इमरान ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें सुरखरू किया। जल्दी जल्दी उन्होंने इंडियन आर्मी की वर्दियां उतार कर अपने कपड़े पहने और वर्दियों को एक प्लास्टिक के लिफाफे में ठूंस कर लिफाफा एक तरफ रख दिया। जिब्रान ने कहा, इसे अभी ले जाकर दलदली इलाके में दबाते हैं। इमरान बोला, इस वक्त बाहर जाना मुनासिब नहीं, ये काम रात के अंधेरे में करेंगे। कुछ देर के बाद बूढ़ा चौकीदार आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो आकर कहने लगा, साहब मैं आज भिंडियां पका रहा हूँ, आपको भिंडियां पसंद हैं? अगर नहीं तो मैं कुछ और पका लेता हूँ। इमरान ने कहा, बाबा तुम जो पकाओगे हम खा लेंगे। बूढ़ा चौकीदार चला गया। उसने बिल्कुल न पूछा कि आप सुबह कहाँ चले गए थे। सारा दिन इमरान और जिब्रान ने कमरे में बैठे बातें करते गुजार दिया। दोपहर गुजर गई, शाम आ गई, फिर रात पड़ गई। अब उन्हें शाहजी का इंतजार था। वो जानते थे कि शाहजी को भी जहाज की तबाही का इल्म हो गया होगा। इमरान ने कहा, ये तो अब शाहजी की जबानी मालूम होगा कि जहाज कितना तबाह हुआ है। रात को थोड़ा बहुत खाना खाकर वो लेट गए। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो शाहजी से अपने मिशन की कामयाबी का नतीजा मालूम करना चाहते थे। जब रात के 11:15 बजे तो उन्हें बाहर जीप के आने और बाहर एक तरफ रुकने की आवाज आई। दोनों बिस्तर पर उठकर बैठ गए। जिब्रान बोला, शाहजी आ गए हैं। थोड़ी देर में शाहजी भी आ गए। बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने इमरान और जिब्रान को गले लगा लिया और बोले, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब किया। इमरान ने कहा, शाहजी ये कामयाबी आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। शाहजी इमरान के पास चारपाई पर बैठ गए। कहने लगे, बंदरगाह पर इस कदर तबाही हुई है कि गोदी पूरी की पूरी उड़ गई है। मुझे अपने आदमियों ने बताया है कि जहाज का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। उसके टुकड़े उड़कर बहावनगर के बाजारों में गिरे हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। मुझे यकीन था कि तुम इस मिशन में कामयाब होगे और अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाओगे। अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिब्रान और इमरान शाहजी को तकने लगे। इमरान ने पूछा, ये जिम्मेदारी किस की तरफ से सौंपी जा रही है? शाहजी बोले, ये तो एक खुली हुई हकीकत है कि हिंदुओं ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से कभी तस्लीम नहीं किया और इंडिया की हर हुकूमत की ये अव्वलीन पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को किसी न किसी तरह खत्म किया जाए। इस नापाक इरादे को अमली शक्ल देने के वास्ते भारत की हर हुकूमत दूसरे मुल्कों, खासतौर पर रूस से असलहे के ढेर जमा करती रहती है। भारत अपनी खुफिया तंजीम रॉ की मदद से न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और मुख्तलिफ मंसूबों में झूठा प्रोपेगेंडा करके उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े होने की नापाक कोशिशें जारी रखे हुए है, बल्कि भारत ने रूस के साथ फौजी माहिदा भी कर रखा है, जिसकी रूह से भारत को रूस जबरदस्त जंगी इमदाद दे रहा है। ये सारा जंगी साजो सामान और गोला बारूद इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए जखीरा कर रहा है। अब भारत को एटमी कुव्वत भी हासिल हो गई है और वो रूस के साइंसदानों की मदद से मिसाइलों और टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे छोटे छोटे एटमी वॉरहेड भी लगा रहा है। जंग की सूरत में वो यही कहेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो इस डर से वाकई एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर उसने एटम बम पाकिस्तान के किसी शहर पर गिराया तो पाकिस्तान भी उसके बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर एटम बम गिराने की सलाहियत रखता है। वो यही कहेगा कि हम रिवायती असलहे से जंग लड़ेंगे, लेकिन उसके मिसाइलों, टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे न्यूक्लियर वॉरहेड लगे हुए होंगे। वो जब फटेंगे तो उनका दायरा असर एटम बम की तरह वसी नहीं होगा, न उसमें से उतनी ज्यादा तापकारी खारिज होगी, लेकिन उससे इतनी जबरदस्त हरारत पैदा होगी कि टैंक पिघल जाएंगे और मोर्चे जमीन में धंस जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।